साथियों नमस्कार। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं रीट स्पेशल के तहत। तो रीट के लिए हम देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन, उसका प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आज कुछ और क्वेश्चनों को देखा जाता है। वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? तो वायुमंडल में जो 99% भाग है वो जो है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का विस्तार है। 78% तो नाइट्रोजन है, उसके बाद 21% के लगभग हमारा ऑक्सीजन रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य। तो शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव की भूमिका बढ़े और उन प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से वो अपने अध्ययन को परिपूर्ण करें और उसको सीखें। कार्यक्रम रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे? कार्यक्रम रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो शुष्क मिट्टी की विशेषता है कि मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। तो यह जो है शुष्क मिट्टी की विशेषता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। तो विकल्प इसमें सी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो चरने वाले पशु वनस्पति को यानी कैसे बदलते हैं? चुनकर जब चरते हैं तो जो है वनस्पति को बदलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो स्वस्थ अस्थियों के लिए विटामिन डी आवश्यक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू गार्डविन ऑस्टिन। ठीक। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी। कौन सा पर्यावरण अध्ययन यानी कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? तो रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। पहला देखें, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। तो रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है, तो यही हो जाएगा कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। तो ये रूपात्मक आकलन नहीं है, क्योंकि रूपात्मक आकलन में क्या क्या आ जाता है? पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावलियों की परिभाषा की व्याख्या, प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, और तीसरा दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। तो ये सभी क्या हैं? रूपात्मक आकलन के कार्य हैं, बाकी ये डी नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। तो यह शिक्षार्थियों में किस तरीके की मदद करेगा? जीव जंतु संरक्षण के कौशलों का विकास, दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव, कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से कैसे जोड़ा जाए, तो यह हमारे लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शालिनी है, तो शालिनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से
परिचित कराना चाहती है, तो उन्हें आप कैसे परिचित कराएंगे? वह मतलब विद्यार्थियों को कैसे परिचित कराती है पोषण पाठ? श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र की आरेख बनाकर और पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजनों का उदाहरण देकर, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करके, और शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें और उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो ये एक तरीके से सही है। बच्चे रोचक लेंगे तो विकल्प डी सही हो जाएगा। जब बच्चे अपने टिफ़िन को खोलेंगे और जो जो उसमें लाए रहेंगे, तो हर बच्चा अलग अलग कुछ न कुछ लाए रहेगा, तो उससे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का, हमें पोषण से रिलेटेड चीज़ों का ज्ञान होगा और रुचि भी विद्यार्थी लेंगे। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं का अनुपालन करता है। यानी क्रम में नहीं है का अनुपालन कौन कर रहा है? तो रूपरेखा, तो अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम, तो हमें ये बताना है कि जो है ये क्रम तो नहीं है, तो हमें इसको क्रम से बताना है। तो कौन क्रम से है, कौन नहीं है? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना कि कैसे कैसे इसको सिस्टम में ले आएँ, उसके बाद प्रश्न लिखना, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रश्न पत्र का संपादन करना। तो उस हिसाब से विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है। तो क्या सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो उसका सबसे अच्छा सुझाव यानी बेहतर सुझाव हो सकता है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, कार स्कूटर जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखना, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। तो आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना यही सबसे उपयुक्त है। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में इन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना। तो सबसे सही है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य तो शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? तो कौन सा इसमें सही है? शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। तो इसमें से सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। तो कौन से क्रियाकलाप? प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करें, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो इसमें से जो पूछा है कि अवांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सबसे कम प्रभावी है? तो कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना यही सबसे कम प्रभावी है, अतः विकल्प डी हमारा सही हो जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया, शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक स्तर जो उसका अच्छा नहीं था,
और यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने के योग्य नहीं था। शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। तो सबसे उपयुक्त हो जाएगा कि उसने प्रकरण को पढ़ने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए जो है प्रकरण को जानने और समझने में परीक्षण प्रशासित करती है। तो जानकर आश्चर्य होता है कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को समझ नहीं पाए। तो उसका मेन कारण है कि प्रकरण को पढ़ाने में शिक्षिका सही पद्धति का प्रयोग नहीं की, और यदि शिक्षक पढ़ा रहा है तो नहीं प्रयोग किया था। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है, तो पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ होता है कि ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, उसी से संबंधित होता है कि धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमारे लिए जीवन धीरे धीरे बमुश्किल होता जा रहा है। जीने योग्य हमें संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने पर्यावरण को ही नष्ट कर रहे हैं और टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमें हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह पर्यावरण से जुड़े हुए और पर्यावरण के बचाव से संबंधित जितने भी दायित्व हैं उनकी जागरूकता के माध्यम से उनकी जानकारी करके और लोगों तक जागरूकता फैलाएं और खुद भी उसके प्रति सजग रहें। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। तो कार्बन डेटिंग विधि किस लिए प्रयुक्त की जाती है? वस्तु की आयु ज्ञात करने में। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों को संरक्षित कैसे किया जा सकता है? जो मूर्तियों को संक्षारित क्षरण होना कहलाता है। तो जो इमारतें हैं और मूर्तियां हैं जो क्षरण होता है, तो उनका ऐसा क्षरण होना अम्लीय वर्षा के कारण क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गंगा की स्वच्छता स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। मियामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। तो किसका परिणाम है? औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का परिणाम है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्थान है। तो IUCN ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक संस्था के रूप में कार्य करती है, जो रेड डेटा बुक भी तैयार करती है। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? तो महाराष्ट्र में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन कारणों को रोकती है? तो ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं, हमारी त्वचा के लिए बहुत हानिकारक हैं, तो उनको रोकती है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक? तो सरला बहन संरक्षण विनाश के पुस्तक के लेखक क्या हैं? अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य? तो भारत का सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है। तो यह रहा इन्वायरमेंटल स्टडीज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 30 क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। जुड़िए, सीखिए, आगे बढ़ने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।